नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है न्यूज रूम लाइव का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान की बड़ी खबर के साथ, जहां राजस्थान में कोटा में एक और छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। गर्ल्स हॉस्टल में फांसी के फंदे पर छात्रा झूल गई है। कहा जा रहा है कि झारखंड की रहने वाली थी ये छात्रा, जो कि कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। विज्ञान नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, लगातार आपको बता दें कि ये 29वीं मौत होगी, जहां पर लगातार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि लगातार यहां पर तैयारियां की जा रही हैं, समिति बनाई गई है, गठन किया गया, लेकिन इन तमाम विचार विमर्श के बाद भी जो आत्महत्या के मामले हैं कोटा में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि खुद सीएम अशोक गहलोत ने तमाम कोचिंग सेंटर्स के संचालकों से बातचीत की थी, बैठकें बुलाई थी, यहां तक कि उन्होंने जो रूम्स के जो पंखे हैं उसमें भी स्प्रिंग लगवाई गई थी। इन तमाम चीजों को लेकर भी आपको बता दें कि कुछ सुखद परिणाम नहीं मिले। हालांकि जो मौतों का सिलसिला है वो नहीं थम रहा है, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। तो फिलहाल आपको बता दें कोटा इस वक्त आत्महत्या का, तो फिलहाल आपको बता दें खुदकुशी यहां पर तमाम छात्र कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि लगातार सीएम अशोक गहलोत ने लगातार मीटिंग की थी और मैराथन मीटिंग के बाद ये निर्णय भी लिया गया था, कुछ बदलाव भी किए गए थे। चाहे बात रूम्स की कर ली जाए, चाहे प्रेशर की बात करी जाए, 2 महीने तक एग्जाम्स भी टाले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे आत्महत्या जो हो रही है उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। योगेंद्र महावर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। योगेंद्र, देखिए, कोटा में लगातार जो आत्महत्या का सिलसिला है बच्चों का वो रुक नहीं रहा है। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही थी, यहाँ पर तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई, समितियों का गठन किया गया, लेकिन सब ढाक के तीन पात। फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है योगेंद्र? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से कोटा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि कोटा में पढ़ाई को लेकर जो तनाव लगातार बच्चों पर है उसको लेकर योगेंद्र, आप अभी तक अगर जी बोलिए। इस पूरे साल की बात करें, इस 2023 के पूरे साल की बात करें, जनवरी से लेके सितंबर तक, तो अब तक 24 छात्रों ने सुसाइड किया है, जिनमें अधिकतर छात्रों के सुसाइड की वजह पढ़ाई को लेकर तनाव सामने आया है। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन भी गाइडलाइन बनाता आ रहा है और जो कोचिंग संस्थान है उन्होंने भी गाइडलाइन बनाए, लेकिन वो गाइडलाइन कहीं पर भी धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई दी है। सीएम गहलोत भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन उसके बावजूद भी गाइडलाइंस तैयार की गई। योगेंद्र, देखिए, हम खुद ये देख पा रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत ने भी तमाम कोचिंग संचालकों से मुलाकात की थी, रणनीति बनाई थी, यहाँ तक कि कहा गया था कि 2 महीने तक एग्जाम भी उनके टाल दिए जाएं। उसके बावजूद भी मामले क्यों नहीं थम रहे हैं? क्या बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी वजह आ रही है वो आ रही है कि छात्रों को यहाँ पर अपनापन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो होते हैं वो यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई का माहौल और अपनापन नहीं मिल पा रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह अभी तक उनके मानसिक तनाव की सामने आई है। दूसरी सबसे बड़ी वजह सामने आई, जो रेगुलर जो टेस्ट हो रहे थे इसको लेकर जिला प्रशासन ने संडे को पेपर करवाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कोचिंग संस्थानों ने संडे को पेपर कराया, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई का समय नहीं मिल पाया। पेपर करवाया, चूंकि साफ तौर पर सरकार की गाइडलाइन थी, उसके बावजूद भी एग्जाम्स कराया गया। क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल गंभीर है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर कोई कोचिंग संस्थान लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, अब जिस तरह से सुसाइड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक बार फिर ये घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को सख्त एक्शन इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ उठाने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल आपको बता दें एक और छात्रा ने खुदकुशी की है। इस बीच यूपी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें आजम खां के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। लखनऊ से रामपुर तक ये छापामार कार्रवाई चल रही है। आईटी के निशाने पर आपको बता दें कि अल जौहर ट्रस्ट एक बार फिर से आ गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये छापामारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर की जा रही है। आजम खां के रामपुर से लखनऊ तक उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जिन स्थानों पर छापामार कार्रवाई जारी है उसमें लखनऊ है, रामपुर है, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर शामिल है। आपको यहां बताना लाजमी है कि आजम खां के खिलाफ साल 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने के 30 मुकदमे दर्ज थे।
तब प्रशासन ने उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया था। इधर ईडी ने भी आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो फिलहाल हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार छापामार कार्रवाई चल रही है। यूपी के कई शहरों पर और एमपी में भी इस तरह की छापामार कार्रवाई जारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों के छापे पड़ रहे हैं। देखिए, बुधवार की सुबह सुबह ही आजम खान के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। तो रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, सीतापुर सहित कई शहरों में ये छापामार कार्रवाई अल सुबह से चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि छापामारी मोहम्मद अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई बताई जा रही है। लखनऊ के रिवर बैंक इलाके में आजम खां के तमाम ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। छापे में क्या मिलाएगा यह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इनकम टैक्स विभाग के पास आजम खां से जुड़े कई इनपुट्स थे और इसी के आधार पर ये बड़ी और अहम कार्रवाई की गई है। तो सूत्र बता रहे हैं, आपको बता दें, और तमाम जानकारी के साथ विवेक तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ। विवेक जी, देखिए, जिस तरीके से आजम खां के तमाम ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है, कहा जा रहा है कि कई इनपुट्स यहां पर मिले हुए थे, इसी के आधार पर यह छापामार कार्रवाई की गई। विवेक जी। जी हाँ, देखिए, ये पूरा मामला टैक्स चोरी का है। आजम खान का जो अल जौहर ट्रस्ट है, जिसके वो मुख्य ट्रस्टी हैं और इसमें बहुत सारे और भी लोग हैं, उस ट्रस्ट को कुछ चंदा दिया गया था। उसमें टैक्स चोरी का मामला सामने आने पर ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। लखनऊ के अलावा सीतापुर है और मेनली ये छापा रामपुर में पड़ रहा है। कुल 30 लोकेशंस ऐसे बताए गए हैं मध्य प्रदेश और यूपी को जोड़ करके, जहाँ पर ये छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह 7 बजे से चल रही है। लखनऊ में भी एक जगह पर चल रही है, सीतापुर में भी चल रही है। सीतापुर में जो छापा चल रहा है इनकम टैक्स का, वो रीजेंसी ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिनके होटल्स का काम भी है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भी काम है, अली जैदी उसके मालिक हैं, उनके यहाँ भी रेड चल रही है। और रीजेंसी ग्रुप से जुड़े हुए दूसरे ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो ऐसा लगता है कि इस ग्रुप का और अल जौहर यूनिवर्सिटी के बीच में कोई कनेक्शन है, जिसको लेकर के तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल आजम खान का जो घर है रामपुर में, वहाँ पर इनकम टैक्स की एक बड़ी टीम मौजूद है। उसमें कुछ महिला एसएसबी के जवान हैं, उनको भी वहाँ पर लगाया गया है। शायद अंदेशा रहा होगा कि महिलाएं हो सकती हैं तो कुछ बवाल ना हो, इसके मद्देनज़र वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। और उनके घर पर इस वक्त आजम खान से भी पूछताछ की जा रही है। आजम खान अपने घर पे ही मौजूद हैं रामपुर में। और जैसा आपने बताया कि सीतापुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में भी ये छापेमारी चल रही है। देखिए, इनकम टैक्स की जो एक्शन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं हम यूँ कह सकते हैं कि आजम खान की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी विवेक जी। वो इस तरह से भी, क्योंकि नोटबंदी में काले धन की जो हेराफेरी का मामला था, आय से अधिक संपत्ति का मामला था, वो तमाम मामले दर्ज हो चुके हैं और इसके लिए भी रामपुर में उनसे पूछताछ हो चुकी है और अब एक और छापामार कार्रवाई चल रही है उन पर। तो लगातार मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी आजम खान की। जी हाँ, देखिए, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये केंद्र सरकार का विभाग है और वो तभी कार्रवाई करता है जब उसके पास कोई पुख्ता सबूत होते हैं। जी। तो टैक्स चोरी का, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा मामला है, अल जौहर जो ट्रस्ट है उसी के अंतर्गत अल जौहर यूनिवर्सिटी आती है, जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और अल जौहर के अंतर्गत ही एक कॉलेज भी आता है जिसको लेकर के छापेमारी हुई थी। अल जौहर ट्रस्ट को काफ़ी ज़्यादा ज़मीन अखिलेश की सरकार में दी गई थी 100 साल की लीज़ के लिए, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद उसका रिव्यू करके उसको रद्द कर दिया गया था। तो और उसकी वजह ये थी कि इस ग्रुप ने कहा था कि एक इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे फॉरेंसिक का, लेकिन वो कभी बना ही नहीं, जिसके लिए वो ज़मीन को लीज पर लिया गया था। तो बहुत सारी हेराफेरी इस ट्रस्ट के नाम पर जुड़ी हुई है और अब इनकम टैक्स चोरी का भी मामला इससे जुड़ गया है। ईडी की छापेमारी भी अल जौहर यूनिवर्सिटी को, अल जौहर ट्रस्ट को लेकर के पहले हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी मुसीबत में आजम खान गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ मिलता है ये देखना होगा कि कितनी बड़ी टैक्स चोरी है ये। लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके करीबी लोग, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी इस जद में आ गए हैं। उनके कुछ ठिकानों पर भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। चलिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अब विवेक जी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस बीच आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है।
और इस बैठक के कई मायने हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कमजोर सीटों पर मंथन होगा। आगामी चुनावों पर किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा जाए, चाहे बात एमपी की करी जाए, छत्तीसगढ़ की करी जाए, इन तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर यह अहम बैठक होगी। देखिए, उन सीटों पर चर्चा होगी जो बीजेपी की कमजोर सीटें हैं। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब बैठक हुई थी तब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए जो प्रत्याशी है उसकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी, यानी कि उसका सीधा मकसद ये था कि जो कमजोर सीटें हैं उन सीटों पर अभी से ही पकड़ को मजबूत करना है। तो साल के अंत में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वह विधानसभा चुनावों को लेकर रखी गई है। उन तमाम कमजोर सीटों को लेकर विचार मंथन किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान और तेलंगाना की तमाम जो कमजोर सीटें हैं उन पर भी विचार मंथन हो सकता है। इधर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक आज होगी। दिल्ली में शरद पवार की आवास पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक होगी जो आज नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की आवास पर होगी। इसमें सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि ये पहली मीटिंग होगी, पहली बैठक होगी समन्वय समिति की, तो इस पर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी इसे कहा गया और ये पहली बैठक दिल्ली में होगी। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह शामिल नहीं होंगे। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना से नई दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए हैं। तो शरद पवार के घर पर यह अहम बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति यानी कि गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसमें आरजेडी कोटे की हम बात कर लेते हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू कोटे से जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा इसमें शामिल होंगे। कि जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना तो ज़्यादा होगी। तो इंडिया के बराबर नीतीश जी का आप छोटा कद के आदमी का समझते हैं कि छोटा में जाएंगे और बड़ा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी को तो सब कमेटी में रहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, पैर उचका के चल रहे थे और उनको इस तरह इंडिया ने भारत में भेज दिया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है। कुछ नहीं, बैठक क्या होगा, क्या कर लेंगे बैठक करके, क्या बैठक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना अपना पारिवारिक बात करावेंगे, कोई मीट बनाने की बात करेगा, कोई मछली बनाने की बात करेगा, बात खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले। लोकतांत्रिक मूल्य जहां हरास होता दिख रहा है, जन सरोकार के सवाल जो भी कोई विपक्ष उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है। तो इससे देश को मुक्ति चाहिए। अब बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, किसान का सवाल है जो मुद्दा है कि नहीं, सीमा अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है, स्केच जारी चीन बार बार कर रहा है, उस पर अगर सवाल होता है तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। तो बैठ करके बात करनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टियों से, देश के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये तो अपनी मन की बात करते, एक व्यक्ति बोलते हैं, बाकी सब सुनने वाला है भाजपा के अंदर में। तो एक बात जान लीजिए, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश हित में, चूंकि हर इंडियन की जो सवाल है वो मुंह बाए खड़ा है, इसलिए इंडिया इसको लेकर के आगे बढ़ा है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो चीजें सामने विचार के लिए आएगा उस पर विचार करेंगे और मूर्त रूप दी जाएगी। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक हुई जिसमें 100 सीटों पर चर्चा हुई है।
अभी तक कमलनाथ ने कहा कि कोई नाम हालांकि फाइनल नहीं हुआ है। आज भी कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है जिसमें कमलनाथ शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। लगभग 4 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली। 100 सीटों पर चर्चा की गई। साथ ही जो टिकटों का जो क्राइटेरिया रखा जाएगा उसको लेकर भी कमेटी के सदस्यों ने बात की है। और इधर बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अभी हमने 100 सीटों पर नामों को लेकर चर्चा की है। फिलहाल कोई नाम फाइनल हालांकि नहीं हुआ। इधर बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल हुए हैं। की बैठक थी, हमने सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है। तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करके एक एक लोकसभा में काम। सर पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। इधर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक होगी जहां सेवा सप्ताह को लेकर ये बड़ी बैठक करेंगे, जहां प्रदेश प्रभारी होंगे, सह प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी अध्यक्ष की बड़ी बैठक होगी। सेवा सप्ताह को लेकर यह खास बैठक होगी जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश प्रभारी होंगे, सह प्रभारी इस बैठक में शिरकत करेंगे जिसमें विधानसभा लोकसभा चुनावों को लेकर विचार मंथन होगा, चर्चा की जानी है। आज मध्य प्रदेश जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ उज्जैन और इंदौर का दौरा करेंगे। सीएम योगी महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और इसी के सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। इधर श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ का लोकार्पण भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, आगामी इसी साल चुनाव होने हैं साल के अंत में, उसी को लेकर तमाम तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश का दौरा, उज्जैन में जाएंगे, महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज मध्य प्रदेश का दौरा होगा, उज्जैन भी जाएंगे और उज्जैन से नजदीक है इंदौर, तो इंदौर आपको बता दें कि इंदौर का भी रुख किया जाएगा, जहां पर महाकाल की पूजा अर्चना सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसी के साथ साथ विचार मंथन किया जाएगा पार्टी के साथ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आया है। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला सही है। हम सकारात्मक भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी शामिल किया गया। जब हमारे बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अरबी सीख सकते हैं तो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, सरकार इसके लिए भी तैयार है। वे भी एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलेंगे। हम सकारात्मक भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में 2 दिनों तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। लगभग 750 पेट्रोल पंप बंद होंगे। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल डीजल पर वेट को कम करने की मांग लगातार की जा रही है और इसी सिलसिले में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना के एक जवान भी शहीद हुए हैं। स्निफर डॉग की भी गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस, एसपीओ सहित 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। राजौरी जिले के नल्लाहा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है।